नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बड़ा खास है क्योंकि आज मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे विधानसभा में और बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान भी सामने आ चुका है। कहा है कि बजट का लाभ प्रदेश की जनता को अब मिलने जा रहा है। बजट में प्रदेश के विकास को ध्यान में रखा गया है और विकसित भारत में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका होगी क्योंकि बजट जो है वो ज्ञान थीम पर फोकस है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी यानी ज्ञान थीम पर बेस्ड ये बजट है। किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आ चुका है। कहा है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर यह पूरा बजट फोकस रहेगा और पूरी कोशिश रहेगी सरकार की कि हर वर्ग को के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में हो। प्रतिक्रिया सुने सबसे पहले जगदीश देवड़ा की। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत होगा और यह बजट विकास का बजट होगा और ज्ञान पर आधारित उस पर फोकस हम करेंगे। 4 बिंदुओं पर महिला, किसान, युवा और गरीब, इन पर विशेष तौर से फोकस होगा और बजट हमारा सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता के लिए होगा। तो बजट पेश करने से पहले जगदीश देवड़ा ने घर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। तिलक लगाकर उन्हें विधानसभा की तरफ वो आगे बढ़े हैं और देखिए किस तरह से बजट पेश करने से पहले प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, पूजा अर्चना की। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 वर्गों को साधने की कोशिश, इनकी बेहतरी की कोशिश आज बजट में की जाएगी और लगातार ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। लेकिन विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। विपक्ष क्या कह रहा है इस बजट को लेकर, एक बार सुने। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सुने। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-04 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, इसका मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आशा है किसानों के लिए 3100 का धान करे। आशा है 2700 गेहूं के करे, 3000 बहनों का करे। प्रोविजन रखना चाहिए। 2.5 लाख नौकरियों का, नौकरी तो आज ही डेटा आया है कि घट गई, प्राइवेट सेक्टर की भी घट गई, यानी बेरोजगारी बेहताशा है। तो केक की रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचारी सरकार है। तो बजट भ्रष्टाचार, कर्ज, करप्शन, कमीशन बजट लाएगी ये सरकार। तो सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो आज मध्य प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं, वो विधानसभा पहुंचने से पहले घर में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, भगवान से, ईश्वर से मध्य प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। और आज का जो बजट है मध्य प्रदेश का वो ज्ञान थीम पर बेस्ड है। चूंकि ज्ञान का एलिब्रेशन ये होता है कि जी से गरीब, वाई से यूथ, ए से अन्नदाता और एन से नारी, इन चारों वर्गों को साधने की कोशिश और इनकी बेहतरी की कोशिश सरकार इस बजट में कर रही है, ये उनका दावा है। थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा पर पहुंचेंगे और वहां पर बजट पेश करेंगे और सारी जो बातें हैं बजट की उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन एक अहम बात जो वित्त मंत्री ने बजट पेश होने से ही पहले कह दी कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। यानी विपक्ष जो नैरेटिव चला रहा है पिछले कई दिनों से कि ये योजना बंद हो जाएगी, उस योजना के लिए पैसा नहीं है, एक बार फिर से एक लाइन में साफ कर दिया वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कि किसी भी योजना को मोहन सरकार बंद नहीं करने जा रही है। और इस बार का जो बजट है वो ज्ञान पर फोकस है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में पिछले साल का जो बजट था वो इसी थीम पर बेस्ड था।
हम बार बार ज्ञान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही वो 4 पिलर्स हैं जिसके इर्द गिर्द इन बजट को बुना गया है, रचा गया है, बनाया गया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, यानी युवा वर्ग, महिला वर्ग, जरूरतमंद और किसान, इन चारों वर्गों को साथ लेने के बाद शायद ही कोई वर्ग बचता हो, और इसीलिए इन चारों वर्गों को साधने की और इनकी बेहतरी की कोशिश सरकार कर रही है। कई वादे ऐसे थे जो पिछले साल के बजट में जिनका घोषणा, जिनकी जिक्र हुआ था, वो पूरे नहीं हो पाए, उस पर सवाल लेंगे। सरकार और आगे की उनकी प्लानिंग क्या है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कोशिशें की है पिछले 1 साल में, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की भविष्य की जरूरत क्या है और क्या जरूरत के हिसाब से बजट तैयार किया जा रहा है। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दीपक अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, मार्केट के जानकार हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स में महती जिम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कर दिया कि पहली चीज तो कोई भी योजना बंद नहीं होने जा रही है, दूसरा ज्ञान थीम पर बेस्ड है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, अभी क्या जरूरत है मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा? देखिए, जो ज्ञान थीम है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्यापारी और उद्योगपति इसमें मिस हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं। क्योंकि आज जब प्रदेश का उद्योग और व्यापार आगे बढ़ेगा, जो एग्जिस्टिंग जो व्यापार और उद्योग आगे बढ़ेगा, तब प्रदेश आगे बढ़ेगा। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सरकार से हमें विशेष उम्मीद है इस बजट में। जैसे कि बात करें उद्योग पर लगने वाला डबल टैक्सेशन, दोहरा करारोहण, उसी काम के लिए उद्योगों को प्रदेश में नगर निगम को भी टैक्स देना पड़ता है संपत्ति कर के रूप में, और उसी काम को के लिए उद्योग विभाग को भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये डिमांड लगातार इंडस्ट्री की बहुत समय से रही है, लेकिन आज तक इस पे नहीं हो पाई है इसकी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि इस बजट में इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जहां तक उद्योग की बात करें तो एक MSME प्रोत्साहन नीति है, जिस योजना के तहत मध्य प्रदेश में अनेकों क्षेत्रों में अनेक उद्योग लगाए गए यहाँ के निवासियों के द्वारा। लेकिन उसमें जो सब्सिडी सरकार को देनी होती है वो 2-2 साल लेट हो रही है, समय पर सब्सिडी नहीं आती है, और उससे चलते कई उद्योग बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। तो सरकार को नई योजनाएं चल रही हैं, तो उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि जहां हमें हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है MSME प्रोत्साहन नीति, उसके अंतर्गत जो युवा उद्योग लगाते हैं उनको समय पर सब्सिडी का भुगतान हो। 2-2 साल से भुगतान पेंडिंग हो रहा है, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल। जब समय पर भुगतान नहीं आ पाता है तो उनको बैंक का ब्याज देना पड़ता है, उनको उनके अन्य स्रोतों से जुटाए गए पैसे का ब्याज देना पड़ता है, तो उससे लगातार कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। हमारी इसमें एक बहुत ही बड़ी अपेक्षा इस बजट में है कि सरकार इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करेगी कि जो भी MSME प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जो सब्सिडियां हैं, जो पेंडिंग पड़ी हैं 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, वो सेम डे मिल जाए। और जैसे कि अन्य योजनाओं पे जो सरकार सेम डे पैसा देती है, एक सिंगल क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश में पैसा पहुंचता है, ऐसे ही जो हमारे यहाँ के उद्योग लगे हुए हैं उनमें जो MSME प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जो भी उनको सुविधाएं मिलती हैं, जो सब्सिडी मिलती हैं, जो सरकार ने दी हैं, उन सुविधाओं के स्कीम, उन सरकारी स्कीम के चक्कर में बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं, और जब सब्सिडी नहीं मिलती है तो सरकार, हमारी अपेक्षा है कि ऐसा प्रावधान करेगी, इतना बजट रखेगी कि उनका जो भी बकाया है उसका भुगतान सरकार इसी माह सिंगल क्लिक के माध्यम से उन्हें करेगी। दीपक जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से सरकार की कोशिश रही है, खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश रही है, वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इन्वेस्टर समिट कराते आ रहे हैं। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई विदेश दौरे भी किए, और एक GIS का समिट इस वक्त भोपाल में हाल ही में हुआ है। क्या मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो नीतियां हैं, औद्योगिक नीतियां हैं, उसमें एक व्यापारी को क्या चुनौती आ रही है, और क्या आपसे बातचीत होती है बजट से पहले कि क्या आपको चुनौती पेश आ रही है, हम उसके समाधान के तौर पर कोई एक नया प्रावधान कर सकते हैं, ऐसी कोई बातचीत होती है क्या?
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 14 महीने के अंदर कदम उठाया है इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से उठाए, एक बहुत ही जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले 14 महीने के अंदर लगातार पूरे प्रदेश के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई, प्रधानमंत्री जी भी आए और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए। मुख्यमंत्री जी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लगातार हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में और विदेशों में भी यात्राएं की है। उसका जितना स्वागत किया जाए, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी जिम्मेदार लोगों से कहना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग स्थापित हैं, उनको जिन स्कीम्स के तहत उन्होंने लगाए हैं, क्या उनको उन योजनाओं का समय पर लाभ मिल रहा है? अगर एक उद्योगपति जब नया उद्योग लगाता है, उसको 40% की सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी के आधार पर वह पूरा बजट प्लान करता है, अपना पूरा प्लान करता है कि कैसे उसको उद्योग को सर्वाइव करेगा। लेकिन जब वो ही काम 1.5 साल और 2 साल बाद होगा तो उसमें उसको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पूरे प्रदेश में दिक्कतें आ रही हैं। और लगभग आपके चैनल के माध्यम से ही हमने पिछले वर्ष भी आज ही के दिन इस मांग को उठाया गया था। 1 वर्ष हो चुका है लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया है। आज भी लगातार हमें उद्योगपतियों की कंप्लेंट आती है कि हमारी सब्सिडी ड्यू चल रही है और सब्सिडी टाइम पे नहीं आ रही है। एक बहुत ही बड़ी विसंगति है मध्य प्रदेश के अंदर उद्योगों के अंदर कि दोहरा करोवरण है उनके ऊपर। जैसे नगर निगम को भी उनको संपत्ति कर देना पड़ता है और उद्योग विभाग को भी टैक्स देना पड़ता है उसी काम के लिए, एक ही काम के लिए 2 टैक्स। तो ये कहां तक उचित है? हम जहां नए उद्योग को ला रहे हैं, उसको नए इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से सभी जिम्मेदारों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए और उसकी कोई जायज मांग है तो उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। सबसे पहले दर्शकों को उसका एक अंश सुनाते हैं। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा पहुंचे हैं और जिस तरीके से देखिए रेड कारपेट बिछा के उनको यहाँ पर आज बजट पेश करेंगे सदन में, और जिस तरीके से पूरी तैयारी के साथ में जगदीश देवड़ा जो है विधानसभा पहुंच गए हैं। सर किस तरीके से देखें सर, बजट जो है आज आप लाने वाले हैं, सौगात कितनी जनता? पूरे मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित होगा, जनता के लिए होगा। और जितना विस्तार सिंचाई में, ऊर्जा में, शिक्षा में, चिकित्सा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है उसका पूरा प्रयास इस बजट में हम करेंगे। सर 4 वर्ग प्रधानमंत्री ने दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्ञान के ऊपर पूरा फोकस होगा। और कोई अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी 2 घंटे बाद मैं आपको सब पूरा विस्तार से। थैंक यू। जनता पे बोझ तो नहीं पड़ेगा कोई जनता पर हम बोझ नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए साफ तौर पर बड़ी बात जो है यहाँ पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कही है कि जनता पर फिलहाल कोई नया बोझ जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि जनता पर कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा और बहुत ही असाधारण जो बजट है वो रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हर एक वर्ग का इस बजट में ध्यान जो है सरकार ने रखा है। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो दुष्यंत पारासर हमारे सहयोगी से बातचीत करते हुए जगदीश देवड़ा ने एक संकेत दिया है कि कोई भी नया टैक्स मध्य प्रदेश की जनता पर लगेगा नहीं, किस तरह का अतिरिक्त भार उन पर पड़ेगा नहीं। हमारे साथ दीपक अग्रवाल लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपने कहा कि ज्ञान थीम में व्यापारियों की जगह थोड़ी मिसिंग है। अब थोड़ी देर में बजट तो पेश करने ही वाले हैं वित्त मंत्री साहब। आपकी एक व्यापारी के तौर पर क्या ABC 3 मांगे हैं जिनका ध्यान सरकार को इस वक्त बजट में रखना ही चाहिए? दीपक जी। देखिए, मेरी मांग एक व्यापारी के तौर पे भी कह रहे हैं आप इसको, और एक आम नागरिक के तौर पे कह रहे हैं। सबसे बड़ी मांग है स्टाम्प ड्यूटी, जो हम रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के खरीदने पे जो मुद्रांकन शुल्क लगता है वो हिंदुस्तान के अन्य विकसित राज्य महाराष्ट्र और गुजरात की तरह होना चाहिए। महाराष्ट्र और गुजरात या अन्य राज्यों में से लगभग दुगुना स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगती है। अन्य जगह 5.5, 6, 6.5% है और मध्य प्रदेश में उसी चीज के लिए 12.5% है। अगर कोई आम इंसान एक 50 लाख रुपए का मकान खरीदता है
मध्य प्रदेश में, तो वही मकान अगर वो गुजरात में खरीदेगा या महाराष्ट्र में खरीदेगा तो उसको लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में खरीदेगा तो उसको 6 से लेकर 6.25 लाख रुपए तक स्टाम्प ड्यूटी देनी है। तो उसमें मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है या मध्य प्रदेश में एक युवा मकान खरीद रहा है तो उसको 3 लाख रुपए सरकार को टैक्स देने हैं। किस बात के देने हैं? इस बात के लिए इसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं। हमेशा आपके चैनल के माध्यम से पिछले बार जब बजट के बाद बहस थी उसमें लगभग 15 मिनट तक इस मांग को उठाया गया था। 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, आज तक इस मांग पे सरकार के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी जिम्मेदार लोगों को कि स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश में अन्य विकसित राज्य, अन्य बड़े राज्य महाराष्ट्र या गुजरात से दुगनी लगती है। इसको उनके बराबर करना चाहिए जिससे एक आम इंसान भी मकान खरीदने की में आगे बढ़ सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी मांग पेट्रोल और डीजल। आज दीपक जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कहना सुनाते हैं। एक टैक्स की बात आई थी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब बजट पेश करने से पहले जो मीटिंग हुई है कैबिनेट की, ये वो तस्वीरें हैं और लगातार ये कोशिश रही है सरकार की। इस बार भी कोशिश है कि 4 वर्गों को अपलिफ्ट किया जाए। वो कौन है? ज्ञान थीम पर बेस्ड ये बजट है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दीपक अग्रवाल जी तो लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जुड़े हैं। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय सिंह यादव जी। स्वागत है अजय जी आपका। चर्चा में जुड़ने से पहले दीपक अग्रवाल जी ने यह कहा है, अजय सिंह यादव जी, कि कई ऐसे मांगे हैं, चाहे वो उद्योग पर लगने वाला डबल टैक्सेशन हो या फिर स्टाम्प ड्यूटी जो बाकी राज्यों के मुकाबले लगभग डबल है। ऐसी कई मांगे हैं जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आप कर रहे हैं विचार? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को इतना मजबूत कर रही है कि मध्य प्रदेश जो 20 साल पहले बीमारू राज्य कहलाता था आज एक स्वर्णिम राज्य बन गया। और इसको आप तथ्यों के साथ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का जीडीपी 15 लाख करोड़ को पार कर गया है, जो कि अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी समृद्ध हो गई। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार मैं कह रहा हूं। और मध्य प्रदेश का बजट पिछले वर्ष जहां 3,60,000 करोड़ का था, इस बार ये बजट 4,20,25,000 करोड़ तक जाने वाला है। तो ये तमाम चीजें वो बताती हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। अब वित्त मंत्री जी द्वारा स्वयं इस बात को बता दिया गया है कि ये जनता का बजट देने जा रहे हैं। जनता के ऊपर कोई भी ऐसा भार नहीं होने जा रहा है। और जिस तरह की मांगे की जा रही है, इसके लिए मैं एक चीज और उल्लेख करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने बजट पूर्व आम जनता से बजट के लिए सुझाव मांगे थे। उसमें तमाम व्यापारी, उद्योगपति और समाज के सभी हलकों के लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। हमारे साथ जो अर्थशास्त्री बैठे हैं उनके साथियों ने भी सुझाव दिए होंगे। उन सुझावों को इस बजट में समाहित किया गया है और इस बजट को बनाने में आम जनता के सुझावों को लिया गया है। सरकार प्रगति के पथ पर आगे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि एमपी सरकार कर्ज में है। विक्रम चौधरी जी, आज जो बजट पेश होने जा रहा है मध्य प्रदेश का, उससे कितनी उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को? संक्षेप में। आप पिछले 15-20 दिन पहले केंद्र सरकार का बजट आया था और भारी भरकम टैक्स में रियायत की घोषणा की थी। हालांकि वो छद्म घोषणा थी, उसका हम बाद में व्याख्या करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही केंद्र सरकार का बजट आया और वैसे ही आप देखेंगे शेयर मार्केट जो है बहुत बुरी तरह टूट के अभी तक गिरता जा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए जो है हमारे निवेशकों के डूब गए हैं उसमें। हमको भी इस सरकार से बजट के बारे में कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है लगातार वित्तीय कुप्रबंधन के नाम से ये प्रसिद्ध हो चुकी है। बार बार अनुपूरक बजट लाने का अर्थ क्या होता है? बार बार अनुपूरक बजट लाने का अर्थ यही होता है कि आप अपने खर्चों का आकलन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि आपको अतिरिक्त पैसा मद में डालना पड़ता है जिससे कमीशन दी जा सके। समझ में नहीं आता है कि 3 लाख करोड़ बोलते हैं, 4 लाख करोड़ बोलते हैं। वो इस सरकार ने लगातार 2 वित्त वर्षों से लगातार अनुपूरक बजट पेश कर रही है। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी मैं कुछ समय बाद आपसे
आपके सामने रखूंगा कि कैग ने मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय प्रबंधन और बजटिंग के बारे में क्या कहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो पक्ष रखेंगे। विक्रम चौधरी जी कैग की रिपोर्ट का भी हवाला देंगे, अजय सिंह यादव जी इसको डिफेंड करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज मध्य प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं। हर वर्ग के लोगों के साथ आम लोगों को भी ये उम्मीद है कि उनके लिए इस बजट में क्या खास है, और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी और मार्केट एनालिस्ट दीपक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। अजय सिंह यादव जी, लगातार जो पूरे साल अगर पिछले बजट से इस बजट तक की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर यह आरोप लगाती आई है आप पर कि सरकार पर 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है, वो करीब 50,000 प्रति व्यक्ति कर्ज है मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति के सिर पर। और बार बार जिसका जिक्र डॉक्टर विक्रम चौधरी जी भी कर रहे थे कि बार बार आपको अनुपूरक बजट लाना पड़ता है, इतना वित्तीय कुप्रबंधन है इस सरकार में। क्या जवाब देना चाहेंगे और कैसे आप इस फिजिकल डिफिसिट को मैनेज कर रहे हैं, ये भी बताएं। देखिए अविनाश जी, कांग्रेस पार्टी केवल नकारा और झूठी राजनीति करती है। अनुपूरक बजट, कर्जा लेना, ये व्यवस्था के हिस्सा है। और मैं कोट करता हूं, केवल 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी जिसमें 2 बार अनुपूरक बजट लाए गए। शीतकालीन सत्र में 23,000 करोड़ का अनुपूरक बजट कमलनाथ सरकार लेके आई थी। अगर वो गलत था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार क्यों लाई थी? उसी तरह से तरह तरह की योजनाओं के लिए कर्जा लेना और उन योजनाओं का लाभ जनता को देना, यह भी एक व्यवस्था है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, यहाँ तक कि निजी क्षेत्र हो, कौन सा व्यक्ति है जो कर्जा नहीं लेता है? लेकिन यह माना जाता है कि कर्जा सीमा में लिया जाए। तो मध्य प्रदेश में जो भी नियत सीमा है उसके अंदर ही कर्जा लिया गया है। कभी मध्य प्रदेश में वित्तीय कुप्रबंधन नहीं रहा। दिग्विजय सिंह की सरकार में 23% पैसा अकेला कर्जे के ब्याज में जाता था। आज केवल 7% कर्जा के ब्याज में पैसा जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार की जो वित्तीय स्थिति मैंने अजय सिंह यादव जी, आपने कुछ आंकड़े रखे हैं, मैं भी आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं दर्शकों के लिए। पेश करने जा रहे हैं दर्शकों के बिहाफ से एक आंकड़ा अजय सिंह यादव जी मेरे पास ही है कि दर्शकों के बिहाफ से एक आंकड़ा अजय सिंह यादव जी मेरे पास ही है कि फिलहाल मध्य प्रदेश पर 3,75,00,000 लाख करोड़ का कर्ज है। 2018-19 में प्रतिवर्ष 13,000 करोड़ रुपए ब्याज देती थी सरकार। आज हालत यह है कि 24,000 करोड़ रुपए, लगभग दोगुना ब्याज इस वक्त जितना कर्ज है सरकार उतना दे रही है। 2018-19 में प्रति व्यक्ति कर्ज 25,000 रुपए था, इस वक्त हर व्यक्ति के सिर पर 50,000 रुपए कर्ज है मध्य प्रदेश के। देखिए मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो भी कर्जा है, एक मिनट मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो भी कर्जा है वो मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति के अनुपात में कहीं भी ज्यादा नहीं है। और मध्य प्रदेश उस कर्जे को चुकाने की स्थिति में है और लगातार प्रगति कर रहा है। आप देखिए कि हम किसानों को सौगात दे रहे हैं। आज 175 रुपए बोनस देने वाला गेहूं पे देश का अकेला राज्य। लाडली बहना योजना, नौजवानों को रोजगार, GIS के माध्यम से 20 लाख से ज्यादा नए रोजगार सृजन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार बढ़ी है। तो ये वो रास्ते हैं जिनके लिए प्रबंधन लगता है और सरकार इस प्रबंधन के माध्यम से मध्य प्रदेश को और भी ज्यादा तेज गति से लेके जाएगी। आज बजट पेश होगा तो आप देखेंगे जनता को नई सौगातें मिलने जा रही हैं और इस बजट में कोई भी ऐसा भार नहीं होगा जो जनता के ऊपर पड़े और ना कोई पुरानी योजना बंद होगी। क्या बड़ी घोषणाएं होंगी अजय सिंह यादव जी? कुछ हाईलाइट तो दे ज्ञान के आधार पर। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जात देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि इसको आप स्पष्ट मानिए कि सरकार किसी तरह का नया भार जनता के ऊपर नहीं डालने जा रही है। साथ ही जो भी वर्तमान में सरकार के जो भी कर हैं उनमें भी जो भी रिलैक्सेशन हो सके वो सरकार देने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं अविनाश जी कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार से सवाल उठाने वालों ने बजट के लिए एक भी सुझाव नहीं दिया। जब हमने आम जनता तक से सुझाव मांगे, 1500 से ज्यादा सुझाव पूरे मध्य प्रदेश से आए, लेकिन कांग्रेस
के नेताओं ने बजट के लिए एक भी सुझाव नहीं दिया। ये वो नकारा और निकम्मा विपक्ष है जो चाहता है कि डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, सरकार लगातार ये दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हर जगह ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, जो नई औद्योगिक नीति है उससे निवेश आ रहा है मध्य प्रदेश में। और जब बजट के लिए आपसे सुझाव मांगा जाता है तो आप देते नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। विपक्ष का काम है सरकार की खामियां उजागर करना, जनता के सामने रखना, और हम बार बार ये सुझाव नहीं दिया विक्रम चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी ने बजट के लिए। हम बेहतर विकल्प हो सकते हैं सरकार के लिए। नहीं, सुझाव ऐसे नहीं मांगा जाता कि सड़क चलते सुझाव मांगा जाए। सुझाव करने के लिए उसकी प्रक्रिया रहती है। आप सर्वदलीय मीटिंग बिठालते हैं, उसमें तक से सुझाव मांगे तो कांग्रेस को क्या पीले चावल चाहिए? एक बार पूरा स्पेशल इन्विटेशन, एक बार पूरा कर सबसे सुझाव ले भाई सुन लो मेरे। देखिए सुझाव की जो बात आ रही है होता है, आम जनता की बात अलग होती है, पत्रकारों की बात अलग होती है, लेकिन जब विपक्ष से कोई बात की जाती है तो उसके लिए एक मीटिंग आहूत की जाती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो विधायक हैं हर बार अपने क्षेत्र के विकास के लिए पत्र लिखते रहते हैं सरकार को। अभी सरकार के ऊपर है कि उनको कितना स्वीकार करती है और कितना बजट आवंटित करती है। अब मैं आपको एक आंकड़ा और दे दूं, देखिए 11 मार्च 2025 तक का एक रिकॉर्ड है और इनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है कि पिछली बार 3,85,000 करोड़ का जो इनका बजट था उसमें से इन्होंने सिर्फ 2,25,3 मेरे को देखने दीजिए 2,38,000 रुपए ही खर्च किया है, अर्थात 60% ही राशि खर्च कर पाए हैं। तो आप मुझे बताइए कि पिछली बार जो बजट आवंटित था उसका मात्र 60% अभी तक खर्च कर पाई है, और अभी अब 10-15 दिन बचे हैं वित्तीय वर्ष खत्म होने में। 1 लाख करोड़ से ज्यादा कैसे खर्च कर सकते हैं? हंसने से कुछ नहीं होगा, ये आपकी वेबसाइट, ट्रेजरी की वेबसाइट पर है। और वही मैं अलग से प्रबंधन अजय यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार विक्रम जी का पक्ष पूरा होने दें। बात सुन लीजिए, ये पकड़ा गए हैं तो झेप रहे हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि जब ये जो आवंटित बजट है उसी को खर्च नहीं कर पाते हैं, फिर ये अनुपूरक बजट क्यों लेके आते हैं? इसी को वित्तीय कुप्रबंधन कहते हैं। और कैग ने, देखिए कैग ने क्या लिखा है, कैग की रिपोर्ट है मेरे पास, इन्होंने लिखा है कि प्रदेश की सरकार अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर बजट एलोकेशन करती है, उसके खर्च का मॉनिटरिंग और मैकेनिज्म सिस्टम बहुत घटिया है, उसकी योजनाओं को लागू करने की क्षमताएं बेहद कमजोर हैं और विकास की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। ये कांग्रेस के शब्द नहीं है, ये कैग की रिपोर्ट में आप जाके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कैग जो स्वतंत्र संस्था है वो उसने टिप्पणी की है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब एक तरफ आप बजट को खर्च नहीं कर पाते हैं तथापि आप अनुपूरक बजट भी लेके आते हैं, तो फिर इसको कुप्रबंधन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अब कर्ज की बात में फिर और आगे एक मिनट रिएक्शन का समय ठीक है। अजय मैं आपके पास आऊंगा, एक बार दीपक अग्रवाल जी से भी एक उनका रिएक्शन लेते हैं। दीपक जी, इस विषय पर दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपना अपना स्टैंड रख दिया है, इस पर रिएक्ट करेंगे और एक और सवाल का जवाब भी देंगे कि जो पॉपुलिस्ट योजनाएं इस वक्त चल रही हैं पूरे देश भर में भी और मध्य प्रदेश में भी, क्या उसके बीच आर्थिक संतुलन बनाना सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है इस वक्त? देखिए मैं पहले तो बात करना चाहूँगा, जैसे माननीय अजय सिंह यादव जी ने कहा कि नए भार नहीं लगाए जाएंगे, तो आपके पास नए भार लगाने की स्पेस कहाँ है? अपन बात करें स्टाम्प ड्यूटी, मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रॉपर्टी खरीदने पे जो पंजीकरण शुल्क लगता है मध्य प्रदेश में गुजरात और महाराष्ट्र से लगभग दुगना है। पिछले साल भी बजट में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सुझाव दिया था और इस बार भी हमने 31 जनवरी 2025 को यह सुझाव माननीय उप मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी हिंदुस्तान के अन्य विकसित राष्ट्र जैसे महाराष्ट्र और गुजरात से लगभग दुगनी है। आज मकान खरीदना यहाँ पे बहुत महंगा है। एक आम आदमी मकान खरीदता है तो उसके पास 6%, 6.5% का रोड, चूंकि वो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, उसको इस बात का हर्जाना देना पड़ता है। दूसरी बात, सुझाव हमने दिए थे, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी पूरे सुझाव दिए हुए हैं, पूरे सुझाव हैं। आप कहेंगे तो आपके माध्यम से आपके चैनल पे भी भेज सकता हूं सुझाव अभी, और उन सुझावों पे अमल होना बहुत आवश्यक है क्योंकि मध्य प्रदेश ऑलरेडी जो स्टाम्प ड्यूटी जैसा, जिसमें कि हर आदमी जुड़ा हुआ है, व्यापारी, उद्योगपति, किसान,
युवा किसी को भी मकान खरीदना है मध्य प्रदेश में तो स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जिसमें कि लगभग महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अन्य विकसित राज्यों से दुगनी स्टाम्प ड्यूटी है। जहां तक बात करें नए भारत का टैक्स पे, पेट्रोल डीजल के रेट हमेशा समीपवर्ती राज्यों के समान होने चाहिए। मध्य प्रदेश में हमारे हर समीपवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान से ज्यादा टैक्स है पेट्रोल डीजल पे, जबकि वन नेशन वन टैक्स जीएसटी आया था उस टाइम वन नेशन वन टैक्स की बात आई थी, लेकिन आज भी पेट्रोल और डीजल पे मध्य प्रदेश में हमारे समीपवर्ती राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश से अजय सिंह यादव जी, पेट्रोल डीजल पे। देखिए आप कह रहे थे कि अतिरिक्त भार लगेगा नहीं किसी आम जनता पर और टैक्स पड़ेगा नहीं। अब मार्केट के जो एनालिस्ट हैं, जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी गुंजाइश अब बची नहीं है। जहां महाराष्ट्र और गुजरात में संपत्ति जो कर है या फिर जिसे हम कहें स्टाम्प ड्यूटी वो 6.5% है, वो मध्य प्रदेश में 12.5% हो जाती है। यानी 3-3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर। तो आपने तो गुंजाइश रखी नहीं है, तो कहां से और टैक्स बढ़ाएंगे? देखिए अविनाश जी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह से हमारे अर्थशास्त्री दीपक जी कह रहे हैं कि उनके द्वारा अन्य लोगों द्वारा सुझाव दिए गए हैं, तो वित्त मंत्रालय ने बजट बनाने में इन सुझावों का ध्यान रखा है। और जब प्रदेश का बजट पेश होगा तो आपको दिखाई देगा कि उन सुझावों के अनुसार जनता को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जनता को सौगात तो लेट कर दिया और अब बोल रहे हैं कि भैया हम 2400 रुपए 2500 करेंगे और बोनस देंगे। बोनस कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। 2012 तक भी बोनस मिला करता था, बंद हो गया, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि 2700 रुपए का समर्थन मूल्य दें और उसके ऊपर बोनस दें। 2700 रुपए का मूल्य चाहिए और जिस तरीके से ऊपर से बोनस की मांग भी यहाँ पर कांग्रेस के विधायक अभिजीत शाह ने किया है। और साफ तौर पर देखिए गठरी रखकर वो गेहूं की अपने सर पर पहुंचे हैं, जमकर उन्होंने सरकार नारेबाजी की है। और जिस तरीके से उनकी मांगे हैं, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका जो है वो निभा रहा है और उसके चलते कहीं ना कहीं जो मांगे किसानों से जुड़ी हुई है या अन्य वर्गों से जुड़ी। अजय सिंह यादव जी, अब देखिए विधानसभा में अभिजीत शाह कांग्रेस के विधायक हैं, वो गेहूं की गठरी लेकर पहुंचे क्योंकि आपने जो वादा किया था चुनाव के वक्त 27 रुपए गेहूं का, वो पूरा हुआ नहीं। यही मांग होती है। अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष नकारा है। देखिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तथ्यों पे बात। विक्रम जी आपको बोलना है कि मैं बोलूं? अविनाश जी इनको या तो एक बार बोलने दीजिए। मैं जब टोक रहा था तो आपने रोक दिया। विक्रम जी एक बार पूरा होने दीजिए, बात करिए, बाद में जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश में 175 रुपए गेहूं पे बोनस दिया भाजपा सरकार ने। 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर धान के उत्पादकों को बोनस दिया भाजपा सरकार ने। मध्य प्रदेश में 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन दिए तो भाजपा सरकार ने। किसान कल्याण की राशि दे रही है तो भाजपा सरकार। तो ये सौगातें नहीं है, कांग्रेस को दिखाई नहीं देती हैं। दूसरी तरफ आपने विकास योजनाओं की बात की, बहुत अच्छी बात की। हमने विकास गेहूं पर स्पेसिफिक एक जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपसे चाहूंगा। कुछ बैठक में नहीं आए और जो बैठक आए वो एक लेके नहीं आए। कांग्रेस के विधायक देखिए अब आप 1.5 साल हो गए हैं और कांग्रेस के नेताओं को मौका मिल रहा है कि गेहूं की गठरी लेकर वो विधानसभा के अंदर दाखिल होते हैं, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो वादा आपने किया था गेहूं को लेकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल का, वो पूरा नहीं हो पाया है। तो क्या इस बार बजट में ऐलान होगा क्या किसानों के लिए इस सिलसिले में? देखिए अविनाश जी, मध्य प्रदेश में इस वर्ष 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी पहले ही प्रावधान कर दी है सरकार ने। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो नकारा राजनीति करती, सुझाव देने से भाग जाते, कहते हैं विपक्ष को बुलाया जाता है। बताइए कमलनाथ जी ने किसको बुलाया था सुझाव के लिए? ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। देश में पहली बार भाजपा की सरकार ने ही सुझाव लेना प्रारंभ किया। बताइए कमलनाथ जी की सरकार में कब बुलाया था? मुझे बताइए कब बुलाया था? क्या झूठ बोलने से काम चलेगा? विक्रम चौधरी साहब जवाब बुलाए गए थे। ये हमारी सरकार है जिनने सुझाव भी मांगे और आम जनता ने सुझाव दिए और अजय सिंह यादव जी इसका जवाब सुन लेते। विक्रम चौधरी साहब बताएं, कोई बात हो गई क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी ठीक है अजय जी, आप केवल कांग्रेस को चिल्लाने से आप बहस करवाओगे तो कैसे काम बनेगा भाई? जब जीआईएस से जवाब देते हैं निवेश करते मध्य प्रदेश में हर बात हमारे प्रवक्ता है अपनी बात के पास करना चाहते हैं कि कोई कमी नहीं है कि वो लोग हल्ला गुल्ला करें, आराम से अपना पक्ष रखें। अजय सिंह यादव जी आपने अपनी बात रखी, विक्रम चौधरी जी को जवाब देने दें। जवाब दें चौधरी साहब। देखिए
इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है सलाह नहीं देता है, मशवरा। अरे हमने सुझाव मांगे, सुन लो यार मेरी बात। ये क्या तरीका होता है? चिल्ला के अपनी बात साबित नहीं कर, झूठ से क्या होता है? क्या तरीका है? अजय जी जवाब तो सुनिए, समझाइए कैसे बात। अजय जी बहुत विनम्रता से आपसे अनुरोध है, एक बार विक्रम चौधरी जी को उनका पक्ष आने दें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मतलब ये नहीं होता है कि आपको तर्क करें और झूठ बोले। ठीक है, हमारी बात। अजय जी बात तो सुन लें। अरे बात तो सुनो। आपने प्रदेश की जनता के लिए कोई सुझाव क्यों नहीं दिया? ठीक है, जवाब दें विक्रम जी, जवाब दें। अर्थ होता है जब सदन में सवाल रखे जाते हैं वही तो सुझाव होता है, वही तो मांग होती है। बजट की चर्चा पे रखे जाते हैं, बजट की बात रखे जाते हैं, पहले भी रखे जाते हैं। बिल्कुल नहीं रखे जाते हैं, आपको जानकारी नहीं है। अरे तुम्हें सब जानकारी नहीं हो तो नहीं से बात कर लो। आप क्या तरीका है? अजय सिंह यादव जी एक बार विक्रम जी को उनका पक्ष तो सुनने दें भैया। अजय जी आपको अपनी बात रखने का पूरा। अजय जी जनता का समय ना खराब करें। अजय सिंह यादव जी आपने अपना पक्ष सुन लिया। अजय सिंह जी आपने अपना पक्ष, अजय जी आपने अपना पक्ष बोल लिया। एक बार विक्रम जी को उनका पक्ष बोलने दें। ये क्या तरीका है? ये विक्रम जी पूरा करें। अविनाश जी तथ्यों के साथ बात करें, इस तरह की कव्वाली सुनने के लिए नहीं बैठी है जनता। कव्वाली तो आप गाते हो, ठीक है आप दोनों को रखना चाहूंगा। कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं। अभी बजट आने वाला है, ये विकास का बजट होगा और हमने सभी पहलू छुए ऐसा बजट होगा। एक और आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि चंबल का बीहड़ पहले डाकू के नाम से विख्यात था। अब वहाँ डाकू नहीं रहे पर उस ज़मीन का सदुपयोग हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर सिंचाई हो। तो सिंचाई के लिए हमारी नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत वहाँ पानी तो आने ही वाला है, पर उसके साथ झांसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध होकर एक हार्टिकल्चर कॉलेज वहाँ पर खुलने वाला है। केंद्र सरकार उसमें 1000 करोड़ रुपया दे रही है। ये चंबल ग्वालियर के लिए हार्टिकल्चर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सिर्फ चंबल ग्वालियर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि अब क्रॉप चेंज का समय आ गया है और इसलिए बहुत सारे राज्यों ने हार्टिकल्चर में बहुत सारी प्रगति की है और हार्टिकल्चर के उत्पादन को भी इस दिशा में जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा। क्रॉप चेंज में यह की लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो बजट आ रहा है इस वक्त वो पूरी तरह से जनता का बजट है। डॉक्टर विक्रम चौधरी साहब अपना पक्ष पूरा करें और कुछ तर्क अगर आंकड़े हैं तो जरूर रखें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हवाई आरोप लगा देती है। नहीं आंकड़े नहीं ये देखिए आपके चैनल की बड़ी प्रतिष्ठा है, आपके चैनल की बड़ी प्रतिष्ठा है और ऐसे चिल्लपों करने वाले लोगों को आप बुलाएंगे तो आपका चैनल नुकसान में जाएगा। तर्क हमने दिए हैं, अब देखिए फिर बोलने लगे। अब देखिए क्या है तरीका, आप अपने चैनल की प्रतिष्ठा को बचाए रखें। देखिए आप ऐसी राजनीतिक यहाँ फैलाएंगे तो उचित नहीं रहेगा। अभी विक्रम जी, अजय जी आपसे अनुरोध है, आपसे अनुरोध है इस पूरी बहस को निजी बहस न बनाए। ये दर्शकों के लिए है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखें और आंकड़ों के आधार पर रखें तो जनता भी समझ पाएगी। विक्रम जी पूरा करें। इनसे बोलो चुप रहे हैं जी। विक्रम जी पूरा करें। बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं अविनाश जी। ठीक है बोलिए कि अजय जी विक्रम जी को एक बार बोलने दें। विक्रम जी पूरा करें। इतने झूठे और असुरक्षित हैं ये कि चिल्ला के अपनी बात को साबित करना चाहते हैं। बहरहाल हम ये कह रहे थे कि इन्होंने जो कहा है कि विपक्ष कैसे अपनी बात रखता है, विपक्ष मांग के माध्यम से अपनी बात रखता है, विपक्ष याचना नहीं करता है। विपक्ष का काम है एक समानांतर सरकार, एक शैडो सरकार चलाते रहना। तो ये अपनी बात कैसे रख रहे हैं? हम बार बार अब ये कह रहे हैं कि हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं, जो आपने अपने घोषणा पत्र में जो दावे किए थे आप उनको तो पूरा करिए। सरकार उससे भी भाग रही है। आप बताइए कैसे काम बनेगा? केंद्र से लगभग 52,000 करोड़ रुपया राशि आती है, जो मेरी सुन लीजिए बात, जो केंद्र से 52,000 करोड़ रुपए की राशि आती है उसमें से मात्र 50% राशि आई है। अब मुझे बताइए कि जब केंद्र सरकार इनको आवंटित बजट नहीं दे रही है और एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि ये हवाई आंकड़े नहीं, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। 52,000 करोड़ आवंटन होना था केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाओं में, तो अभी तक 26-27 हजार करोड़ आया है।
50% राशि नहीं आई है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि किस आधार पर। देखिए अविनाश जी, एक घोटाला सामने आया है कि जो सरकारें अधिक कर्ज लेती हैं वो हमेशा अपनी स्टेट की जीडीपी को बढ़ा के पेश करती हैं। हम बार बार जब श्वेत पत्र फिर वो मुझे बताइए क्या इसके पीछे क्या विक्रम चौधरी जी, अब जवाब ठीक है। अजय सिंह यादव, ठीक है मैं आऊंगा। विक्रम चौधरी साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो भी ज्यादा कर्ज लेती है, जो अजय सिंह यादव जी, अजय सिंह यादव जी सारा जवाब आप मुझे सवाल पूछने देंगे। जोर से बोलता है अजय सिंह यादव जी का सवाल अपनी बात ऐसे ही बात कर आऊंगा मैं। अजय सिंह यादव जी, IBC 24 पर इतना एतबार रखें अजय सिंह यादव जी कि मैं अपने हिस्से का सवाल, जनता के हिस्से का सवाल पूछूंगा। विक्रम चौधरी साहब, जब आप ये तर्क देते हैं और कहते हैं कि जो भी सरकार ज्यादा कर्ज लेती है वो झूठा अपना आंकड़ा, जीडीपी का आंकड़ा बढ़ाकर दिखाती है, इसके पीछे क्या सबूत है आपके पास? जी, सबूत ये है हमारे पास कि जब इन्होंने 20 साल से इन्वेस्टर समिट कर रहे थे। सबूत बताइए, पेपर में सबूत कहलाता है, ये आपके कुतर्कों को सबूत नहीं माना जाता है। माफी मांगिए, जवाब तो देने दें। ये देखिए ऐसे बहस नहीं होगी और हम पहले तो होने दें। ये 30 सेकंड का समय तो दीजिए अजय जी, आप अगर 20 मिनट हर चैनल जवाब फिर बात उठाइए तो आपके चैनल पे नहीं, हर चैनल पे चिल्लाते हैं। हाँ जवाब के आप विक्रम जी बताइए क्या सबूत है, बताइए। तथ्य आपके बोलने पर रखेंगे, हम अपनी बात रख रहे हैं। जब आपका समय है तब बोलिएगा। काम है सो झूठ बोल दिया, निकल गए। तो झूठ कौन बोलता है? राहुल गांधी की पार्टी के नेता यही कर सकते हैं। पहले तो राहुल गांधी पूरा जीवन आपका कांग्रेस में चला गया, पूरा इनका पूरा जीवन कांग्रेस में चला गया। अब वहां से लतिया तो इधर आके झूठ बोलने लगे। कांग्रेस में आरोप इस वक्त आपने सरकार पर लगाए हैं कि जो भी सरकारें ज्यादा कर्ज लेती हैं वो अपनी जीडीपी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। क्या इस आरोप के पीछे आपके पास कोई सबूत है? कांग्रेस में अच्छे लोग इसीलिए नहीं रह सकते। कांग्रेस में थे तब कांग्रेस की सारी बातें ठीक है, कौन कांग्रेस में था कौन कांग्रेस में नहीं, इससे जनता को कोई मतलब नहीं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, क्या आपके पास जो आरोप लगाए हैं आपने उसका कोई सबूत है? राजनीति करते हो आप लोग कितना, अरे क्या तारीख। देखिए सबूत, हमारा काम सबूत देना नहीं, हमारा काम है सबूत मांगना। विपक्ष है हम सरकार। विक्रम चौधरी जी, आप किसी पर आरोप लगा देंगे, आप सबूत पेश नहीं करेंगे? अरे आप इनसे बोलो तो। अरे आप बेमतलब की बातें करते हो, गजब के आदमी है भाई। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। विक्रम चौधरी साहब, ब्रेक में आप सबूत रखिएगा अपने पास और बताइएगा कि आपने जो आरोप लगाया है कि जो सरकारें ज्यादा कर्ज लेती हैं वो जीडीपी बढ़ा चढ़ाकर कैसे पेश करती हैं और इसके पीछे आपके पास क्या सबूत है। फौरन लौटते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। अब कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। और बजट पेश करने से पहले जो कुछ संकेत हैं उनके जरिए वो कह चुके हैं कि कोई भी नया भार प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ेगा। और उससे ठीक पहले, बजट पेश करने से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। गेहूं की फसल लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंच गए वहां पर और गेहूं का जो मूल्य है वो 27 रुपए करने और बोनस देने की मांग कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे कुछ मांग हैं, ऐसे कुछ वादे हैं जिसके पूरे होने की उम्मीद में विपक्ष है और पूरी जनता इस वक्त टकटकी लगाए इस बजट को देख रही है। और इसी विषय पर चर्चा के साथ हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव जी, चौधरी साहब और दीपक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, सबसे पहले क्योंकि बहुत देर के बाद आपके पास चर्चा में हम शामिल हो पाए हैं, एक तरफ पॉपुलिस्ट योजना है, एक तरफ एक कॉमन नैरेटिव है कि जब तक रेवेन्यू